Hello students, this is तुषार पटेल, your physics teacher and welcome to this amazing session जहां पे आज मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स का एक important पार्ट सिखाने वाला हूं जो है डेब्रॉय हाइपोथेसिस। इसे कई लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डेब्रॉय हाइपोथेसिस। और इसमें मैं आप लोगों को पहले पूरा कंसेप्ट कराऊंगा, एकदम ए टू जेड सब कुछ आपको सिखाऊंगा। हर एक चीज जो आपको जेई, नीट, आईआईटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में लगेगी, वो हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा इसी एक वीडियो में। फिर मैं आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उठा के और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो आप लोगों के लिए वो चीज इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अभी डेब्रॉय ने ऐसा हमें समझाया था कि दुनिया की हर चीज जो होती है ना, किसी को हम पार्टिकल नेचर में देखते हैं, किसी को हम वेव नेचर में देखते हैं, लेकिन डेब्रॉय ने ऐसा कहा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ड्यूअल नेचर। एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। बस कौन सा नेचर डोमिनेंट है वो हमें दिख जाता है। जैसे कि लाइट बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है, इसलिए उसका वेव नेचर डोमिनेंट होता है। जैसे कि हम बहुत लो स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत लो स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, इसलिए उनका पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो अभी इसके लिए डेब्रॉय ने एक बहुत खूबसूरत सी एक छोटी सी इक्वेशन दी। वो इक्वेशन थी लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सिर्फ इतना ही इक्वेशन उसने दिया था। अभी इस इक्वेशन में कौन सी चीज का क्या मायना है वो जरा हम देख लेते हैं। ये लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ। लैम्बडा रिप्रेजेंट्स व्हाट बेटा? वेवलेंथ। ठीक है। देन देर इज दिस एच। एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ऑलरेडी E इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा, E इज इक्वल टू एच न्यू, इसमें सुन चुके होंगे। E इज अ प्लैंक्स, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपको याद ही रखने का होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू है जिसको आप रट्टा मार लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। देन P इज द मोमेंटम। P क्या है बेटा? मोमेंटम है। ठीक है, सो P इज द मोमेंटम। क्या खूबसूरत इक्वेशन है। अब जरा यहाँ पे अगर गौर फरमाया ना, तो यहाँ पे आपको ये समझेगा कि इक्वल टू के इस बाजू में वेवलेंथ है, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, है ना। मतलब कि वेव नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू के इस बाजू वेवलेंथ है। और सिमिलरली इक्वल टू की इस साइड आप देख सकते हो कि पार्टिकल नेचर के लिए मोमेंटम दिया है। मोमेंटम तो सिर्फ किसके पास होता है? पार्टिकल के पास होता है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। या आप लोगों ने न्यू मैकेनिक्स में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इन सब में आपको पढ़ाया होगा कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। इट्स सिंपली, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां मोमेंटम होगा वहां मास होगा, क्योंकि मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है ना। जिसके पास में वेलोसिटी हो, जिसके पास में मास हो, उसी का मोमेंटम हो सकता है। मतलब कि इक्वल टू के इस साइड में आपको वेव नेचर दिखेगा, और इक्वल टू के इस साइड में आपको पार्टिकल नेचर दिखेगा। मतलब उसके बीच में आपको इक्वल टू भी दिखेगा। तो वेव इज इक्वल टू पार्टिकल, ऐसा बोला गया है इस इक्वेशन में। आई होप कि आप समझ पाए कि इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये अकेली ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो नेचर को इक्वेट किया गया। वेव नेचर लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वेव लेंथ उन्हीं के पास होती है जो वेव होती है। और इधर इक्वल टू के इस साइड में रिप्रेजेंट किया है मोमेंटम। मोमेंटम उसी के पास होता है जिसके पास मास होता है। सो इसीलिए हम कभी कभी हम इस इक्वेशन को वेव मैटर इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेव मैटर इक्वेशन। वेव मैटर इक्वेशन, वेव यानी कि वेव, मैटर यानी कि पार्टिकल नेचर। तो वेव मैटर इक्वेशन, समझ गए कि नहीं? तो ये वेव मैटर इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं इसी इक्वेशन को। अभी ये तो थोड़ा बहुत मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अभी हम ये आया कैसे, क्या आया, ये सब हम जानते हैं अभी आगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली जो थे, उन्होंने सबसे पहले लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करने का ठान लिया। लाइट का पार्टिकल नेचर। अच्छा, आप सभी को पता है कि लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ वेव। लाइट एक वेव है। अगर मैं उस लाइट के इक्वेशन में कहीं ना कहीं मोमेंटम या मास ला दूं, तो प्रूव हो जाएगा ना कि लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल। ठीक है, तो हम उसको याद रख के एक छोटी सी इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें वैसे ये तो पता ही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है?
एच न्यू होती है, न्यू इज व्हाट बेटा, फ्रीक्वेंसी। ये न्यू जो है ना, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का काम कर रही है। वैसा फ्रीक्वेंसी ही बोला जाता है, कभी कभी एच एफ भी लिखा जाता है कोई कोई बुक में, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बट याद रखिए न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी। अभी न्यू को आप लिख सकते हो एच सी बाई लैम्बडा। एच का एच ही रखा मैंने यहाँ पे, एच रिमेन्स एच, और फ्रीक्वेंसी की न्यू की जगह मैंने सी बाय लैम्बडा लिख दिया। देखो ये न्यू है तो उसकी जगह मैंने सी बाय लैम्बडा लिख लिया। आपको पता होना चाहिए दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये होती है, मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो किसी भी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है सी बाय लैम्बडा का। आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनी विच वेज बस वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एंड दिस इज हाउ आई गॉट न्यू की जगह पे सी बाय लैम्बडा। तो अल्टीमेटली मुझे अभी ये पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। अभी बार बार फोटोन क्यों लिखूं, मैं आपको बता दूं कि ये पेज पे जो भी मैं कर रहा हूँ सब फोटोन के लिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाउ मच बेटा, एच सी बाय लैम्बडा। Okay, this much is clear guys. So hc by lambda is the energy of photon. We get it from this equation. दूसरा, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। बेटा ये सिर्फ लाइट के लिए होता है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर ये कोई पार्टिकल होता तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं ले सकता, इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज नॉट वैलिड, प्लीज अंडरस्टैंड। काफी सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज करोगे ना तो ये मिस्टेक कर देंगे। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज ओनली एंड ओनली फॉर लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपको किसी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, किसी के लिए भी लिखना है एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड को ही सी से लिखा जाता है, किसी भी दूसरे पार्टिकल की स्पीड को वी से लिखा जाता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। तो नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हर पार्टिकल के लिए वो चल जाता है। लेकिन फोटोन के लिए, लाइट के लिए वो नहीं चलता, हाफ नहीं होता, वहां पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? तो किसी भी पार्टिकल के लिए अगर आप एनर्जी लिख रहे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, और फोटोन के लिए एनर्जी लिख रहे हो तो एम सी स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके गाइस। सो अभी हमारे पास एनर्जी का ये एक और फॉर्मूला आ चुका है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड E इज इक्वल टू एच सी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, और दोनों को इक्वेट कर दूं, इट बिकम्स वेरी मच सिंपल फॉर मी। तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो एच सी बाय लैम्बडा विल बिकम इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एम सी स्क्वायर के साथ में। समझ गए कि नहीं? सो मैंने क्या किया बेटा, ये एच सी बाय लैम्बडा जो था उससे मैंने इक्वेट कर दिया एम सी स्क्वायर से, क्योंकि दोनों इक्वल टू ई है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो मैंने बस इक्वेट कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इज, कम ऑन प्लीज टेल मी। यहां से एक सी और ये एक सी कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए, आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, लैम्बडा को उस साइड लेके जाता है, सो लैम्बडा उस साइड चला गया, मास नीचे आ गया, सी नीचे आ गया, तो एच अपॉन एम सी आ गया। आप अभी अगर एक इक्वेशन समझ पाए ना बेटा, तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से इसको देखें ना, तो मैं लैम्बडा इक्वल टू, या लैम्बडा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होता है। ये एच अपॉन एम सी मास लेके आ चुका हूं, ये है ना, मास है ना बेटा, और यहाँ पे वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की इक्वेशन में मास लेके आ चुका हूं बेटा। डिड यू गेट दिस? समझ में आया कि नहीं? सो अल्टीमेटली मैं ये प्रूफ कर चुका हूं कि फोटोन जो कि एक वेव है, लाइट जो कि एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक वेव है, और उस वेव के इक्वेशन के अंदर में कैसे तो करके मास लेके आ गया। डिड यू गाइस गेट दिस? सो अभी मैं यहाँ पे जो है ना, जानबूझ के मैं एम सी को, ये देख लीजिए, ये एम सी को मैं पी लिख लूंगा। बस इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मैंने थोड़ा लैम्बडा को उस साइड लिखा, एच बाय एम सी को उस साइड लिख लिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस इक्वेशन। आई होप यू गॉट दिस, समझ में आया कि नहीं? सो दिस इज हाउ वी डिराइव लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज व्हाट बेटा, पी इज वन एंड द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, पी इज व्हाट, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, एम सी फॉर फोटोन, एम वी फॉर एनी पार्टिकल। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आप सभी ये चीज समझे, ठीक है। दिस इज दी डेरिवेशन ऑफ डेब्रॉय हाइपोथेसिस और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, याद रहेगा आपको। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम डिराइव करेंगे ये मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो आप लोगों को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू
वेलोसिटी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। समझा कि नहीं? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी को अभी थोड़ी देर के लिए ना के लिखेंगे, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी के लिख रहे हैं। दो दो लेटर लिखने में समझ आएगा कि ऐसा दो अलग अलग टर्म है क्या? नहीं, एक ही टर्म है, तो हम के लिखेंगे। टू को भी उधर जाने देते हैं, ठीक है, टू उधर चला गया तो बचा के इधर एम वी स्क्वायर बच गया बेटा। आप समझे बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टू था उसको उस साइड ले लिया, तो टू उस साइड जाते वक्त टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। नाउ व्हाट आई डू इज मल्टीप्लाई बाय मास ऑन बोथ द साइड, इक्वल टू के इस साइड भी मास मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू के इस साइड भी मास मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड भी करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक मास ऑलरेडी है, तो m इंटू एम, एम स्क्वायर। समझ में आ गया? सो हम याद रखेंगे इस वक्त कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर, आपको ये समझना है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये मोमेंटम है, देखो इसका स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज पी स्क्वायर, ये सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर, and that's how we get p square is equal to 2 times mass times kinetic energy, and p is equal to under root of 2 times mass times kinetic energy, and we have a formula for de Broglie wavelength, which is lambda is equal to h upon p, and now I know the value of p। देखो ये p की वैल्यू हमें पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट p की वैल्यू। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन पी की वैल्यू है रूट ऑफ 2 times mass times kinetic energy, and that's how we got this particular equation। समझा? यही तो है, समझे कि नहीं? एंड दैट इज द ब्यूटी। अभी हमें ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिली है। इसके पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी वो मोमेंटम के टर्म्स में थी। सो मैंने अभी आप लोगों के लिए दो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्मूले बना दी है, वो आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों हर जगह काम आ जाएगी। मेजोरिटी टाइम्स आपको लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम टाइम्स काइनेटिक एनर्जी काम आएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं इसके ऊपर एम्फोसाइज करूँ ना, सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप समझे कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम के कहां से आया। अभी क्या है कि आपको ये भी समझना है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो चार्ज पार्टिकल है या तो वो अनचार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, नेचर देता है चार्ज, हम नहीं देते, हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होना कंपलसरी है, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ऐसे ही चार्ज का कंजर्वेशन होता है और मास का कंजर्वेशन होता है। पूरी दुनिया में 3 कंजर्वेशन हमेशा होता है, मोमेंटम का भी, सॉरी। तो ये 4 कंजर्वेशन हमेशा होता है, तो चार्ज का कंजर्वेशन होने के लिए चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस आपको याद रखना है कि चार्ज जो है वो किसी पार्टिकल के पास है तो किसी पार्टिकल के पास नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा कि अभी दो टाइप के जो पार्टिकल होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल और एक अनचार्ज पार्टिकल, दोनों के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल के लिए डिराइव करते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ चार्ज पार्टिकल, गिव सम। यस, इलेक्ट्रॉन, यस, प्रोटॉन, दोनों के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, पॉजिटिव प्रोटॉन के पास है, सो इन विच वेज दोनों के पास चार्ज तो है ही। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, लेट्स से कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जिसके बीच में आपने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया है, तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है, ये नेगेटिव प्लेट जो है, दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस v क्रिएट हुआ है। और इस चार्ज को तुम पोटेंशियल डिफरेंस v की वजह से बीच में रख दोगे ना, तो क्या होने वाला है आपको पता है? ये जो चार्ज है उसको इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन मिलेगा और इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन मिलेगा, एंड दिस चार्ज विल गेन सम एनर्जी। और ये चार्ज कितनी एनर्जी गेन करता है? वो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गेन हुई ना। सो आपने पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है ना, W अपॉन Q। तो वहां पे W इज नथिंग बट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट जितना एनर्जी उसको मिला उतना ही तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू Q इंटू V बन जाता है, और हम इस W को ही आज के बाद में काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, विच बिकम्स इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज।
समझ में आ गया कि नहीं? इफ इट इज इलेक्ट्रॉन तो इधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, इफ इट इज प्रोटॉन तो प्रोटॉन का चार्ज, बट वोल्टेज रिमेन्स वोल्टेज। तो आप याद रख लीजिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी वोल्टेज के बीच में रख दिया, किसी को वोल्टेज दे दिया, तो उसके ऊपर कितना एनर्जी मिलेगा उसको, वो होगा चार्ज इंटू वोल्टेज जितना। समझ में आ गया? सो दैट्स वेयर वी डिराइव दिस इक्वेशन। आई होप आप सभी को ये इक्वेशन समझिए। अभी आप इस इक्वेशन को सिर्फ यूज कर लीजिए, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन, अभी अभी हमने ये इक्वेशन डिराइव की ना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अभी जब ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, ये के की जगह पे के की वैल्यू रख देंगे, है ना, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इसलिए मैंने के इज इक्वल टू क्यू वी ही रखा, अदरवाइज मैं हाफ एम वी स्क्वायर भी रख सकता था। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल के लिए स्पेसिफिकली हम तभी एनर्जी देते हैं जब उसके पास में क्या हो जाता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो तभी उसको एनर्जी मिलती है, और तभी हमने वही इक्वेशन एक यूज की। समझे कि नहीं बच्चों? सो आई होप आप इस चीज को समझ पाए। अभी मैं आपके लिए इसको थोड़ा इजी करता हूं, क्योंकि के की जगह के रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन, क्या हो जाएगा बच्चा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स के की जगह के, तो के की जगह के क्या आ जाएगा, क्यू इंटू वी, तो ये आ गया क्यू इंटू वी, एंड दिस इज हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन। देखो इसमें कुछ डिफरेंस थोड़ी ना है, तो ये वही तो इक्वेशन है जो ऊपर हमने लिखी। समझा कि नहीं? सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स क्यू टाइम्स वी। समझा? ये इक्वेशन आप किसी भी, ये इक्वेशन को आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे गिव मी वन एग्जांपल ऑफ चार्ज पार्टिकल, फेमस चार्ज पार्टिकल वी हैव इज इलेक्ट्रॉन। यस, सो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है ई से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम ऑन प्लीज टेल मी। आपको याद नहीं है तो आप याद रख सकते हो, ऑलमोस्ट ये कुछ 1.9 इंटू 10⁻31 है। एग्जैक्टली प्रिसाइजली मुझे याद नहीं है, बट आप ये याद रख लीजिए, यही है शायद से। तो अब बुक में देख लीजिएगा, अभी ये ऐसी वैल्यू है जो गूगल मार के मिल जाती है, मैं आपको क्यों याद रख के बताऊं, है कि नहीं? सो अभी आपको क्या करना है, अगर वही इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला बनाना है, ये अभी हमने जस्ट डिराइव किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जस्ट ये डिराइव किया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स चार्ज इनटू वोल्टेज। अभी चार्ज को हम क्या रख देंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल बी ई, मास को हम क्या रख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल बी एम ई, अभी के लिए एम ई लिखो। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बताइए? सो लैम्बडा का फॉर्मूला विल बिकम, lambda for electron is de Broglie wavelength for electron is under root of 2 times mass of electron into charge is electron का चार्ज, क्यू की जगह ई आ जाएगा, एंड वोल्टेज। तो ई लिखो, इससे अच्छा सिर्फ ई माइनस क्यू लिखने का, सिर्फ ई ही लिख लो ना, समझा? और वोल्टेज का वोल्टेज, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज वोल्टेज। वेलोसिटी में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, कभी भी अगर आगे आएगा तो, बट एज ऑफ नाउ आप याद रखिए ये एक वोल्टेज है, ये वेलोसिटी नहीं है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स ई इंटू वी। अच्छा सर, तो ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता पता होती है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, नंबर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें उसकी वैल्यू पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इसकी वैल्यू भी पता है। अगर हम सारी ये वैल्यूज रख देंगे, वैसे ई की वैल्यू रखते 1.6 10⁻⁻19, माइनस साइन नहीं रखते, है ना, वो हमें पता ही है कि नेगेटिव नेचर है उसका। तो हम जब ऐसा रख देंगे तो आफ्टर जस्ट वी सब्सटीट्यूट ऑल दिस थिंग, ये एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मास की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, चार्ज की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देन उसको थोड़ा सा इक्वेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा एक कांस्टेंट नंबर से बना हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.27। और नीचे ये देख लीजिए, ये रूट ऑफ वोल्टेज का रूट ऑफ वोल्टेज, रूट बचा वोल्टेज में, अरे वोल्टेज बचा रूट में, समझा कि नहीं? तो आई होप आपको समझा बच्चा। अगर आपको अभी तक सब कुछ क्लियर समझा ना, देन आई एम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग दिस सेशन। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल के ऊपर आपको नीट के रिलेटेड आपकी एग्जाम के लिए सारे टॉपिक के कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे, जहां पे आपको मैं सिर्फ थियोरी नहीं सिखाऊंगा, उसके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ एक ही सेशन में। मतलब आप ये सेशन पूरा देखो, यू विल बी डन विद दिस टॉपिक, आपको जिंदगी में ये टॉपिक छूना नहीं पड़ेगा, समझा कि नहीं?
सो ओके 12.27 अपॉन रूट ऑफ वोल्टेज, अगर मैं 12.27 का भी रूट ले लूं तो वो हो जाता है 150, समझा, रूट के अंदर इसको लेना है तो 150, तो 150 अपॉन रूट वी, रूट ऑफ 150 अपॉन वी हो जाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर ये जो आंसर आया वो एमस्ट्रॉन्ग में आया, किसका आंसर है, वेवलेंथ का, वेवलेंथ को हम एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग यू नीड टू रिमेंबर इज 10⁻⁻10 मीटर, समझे कि नहीं। सो याद रखिए इसको, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आई होप आपको समझा। इसी तरह से अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे बताओ प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, जो पूछा जाए बस वो रख देने का, समझा कि नहीं। अभी हम अनचार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिराइव करते हैं। अनचार्ज पार्टिकल को एनर्जी कहाँ मिलती है, हम अनचार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, है कि नहीं। तो अनचार्ज पार्टिकल, अभी यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स हो गए ना इस मीडियम में, उन पार्टिकल्स को इस रूम के टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल रही होगी। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन हियर इज 3/2 nRT, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, क्या ये तो याद है ना आपको, प्लीज टेल मी। ये प्रेशर बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पता है कि नहीं, थोड़ा बहुत रिकलेक्ट हो गया ना, 1/3 रो सी स्क्वायर, सुपर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो एक काम कर, अभी P को उधर ही रहने दे, 1/3 को एज इट इज रख, है ना, और इधर जो है ना, एक काम कर, चलो 1/3 एज इट इज रहने देते हैं। डेंसिटी को क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, और इधर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, मैंने सिर्फ डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी ऑफ गैस होता है इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस की जगह लिखा मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अभी 3v को उधर जान दो तो 3pv हो जाएगा ना, ये बेटा ये 3v जो है वो डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो 3 और v और p तीनों हो गए ना उधर न्यूमिनेटर में। तो इस तरह से 3v इज इक्वल टू क्या बच गया बेटा, mc स्क्वायर, डिवाइड बाई हाफ ऑन बोथ द साइड, तो इधर हाफ आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ द साइड, तो 3/2 हो जाएगा, उधर हाफ mc स्क्वायर हो गया। हाफ mc स्क्वायर मतलब एक्चुअली v होता है, बट हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो वेलोसिटी लेते हैं ना, वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, उसको भले c से लिखे बट वो c 3 × 10⁸ नहीं होती, बस उसको c से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अभी हमें ये तो समझ गया कि ये क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, ये c इज नॉट द स्पीड ऑफ लाइट, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूजुअली स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को c से लिखते हैं, नथिंग एल्स, बस उसके अलावा कोई इसका संबंध नहीं है। सो हाफ mc स्क्वायर क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो गया 3/2 pv, अच्छा 3/2 pv, pv की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, n r एंड t लिख लिया, समझा कि नहीं। अभी ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास m0, ये भी एक इक्वेशन है। या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये भी एक इक्वेशन है, आपको ये पता होगा, है ना। तो 3/2 n की जगह लिख सकता हूं मैं क्या, m अपॉन m0 RT इज इक्वल टू k, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये n की जगह, ये जो मैंने यहाँ पे जैसे कि क्या किया बेटा, ये n जो है उसकी जगह m अपॉन m0 लिख लिया, n की जगह m अपॉन m0। इसी तरह मैं n अपॉन n भी तो लिख सकता हूँ, n मतलब n यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और n यानी कि एवोगैड्रोस नंबर, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो लेट्स राइट इट एज लाइक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 n अपॉन n है, स्मॉल n की जगह लिख लिया कैपिटल n अपॉन NaRT, आपको जो बेस्ट लगे वो लिख सकते हैं। काफी बार इसको ना केबीटी लिखा जाता है, केबीटी, क्यों केबीटी बेटा, ये आर अपॉन एन ए जो है ना बेटा, उसको एक और कांस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, एन ए इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो आर अपॉन एन ए को सॉल्व करके उसको के बोल दिया जाता है। तो कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 एन की जगह एन, आर अपॉन एन ए की जगह केबी, केबी यानी कि बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का नाम है, और टेम्परेचर का टेम्परेचर, समझा, ये भी लिखा जा सकता है। So these are possible equations of kinetic energy of any particle moving randomly in air or whatever it is, समझ में आ कि नहीं। so ये है हमारा फॉर्मूला, KTOG में आपको ये सब करवाया गया था, एज ऑफ नाउ हमें उतना वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, ये जो मैंने आपको इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करके दी, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, आपकी जो इच्छा करे, जो आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हो उस हिसाब से उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ फॉर सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी को, यानी कि ये वाली वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, कम ऑन प्लीज टेल मी, 2 टाइम्स मास टाइम्स के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी, और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, 3/2 एनआरटी आने वाला है उधर, तो 3/2 एन आर टी। ओके 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 ब्रो, अभी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होगा कि नहीं कुछ, यस होगा ना बेटा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 nRT और m बचा। ठीक है, सो आपके लिए इक्वेशन थोड़ी सी अभी यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ रही है, तो मैं एक नए पेज पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू बेटा क्या आया था अभी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन, बोलो एच अपॉन रूट ऑफ MnRT, 3 MnRT, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 3 MnRT। ठीक है, अभी ये आ गया, आप यही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक इक्वेशन बनी गई है हमारे पास में, लेकिन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करूंगा जिससे मेरे को ना m और n दो दो ना दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे लैम्बडा इज इक्वल टू, चाहे तो हम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टाइल मार रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि आपको करना है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अभी स्मॉल m जो है वो मास है, मास ऑफ द गैस, ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसका, तो ये m का m, स्मॉल n की जगह में लिख सकता हूँ ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास m0, समझा, और यहाँ पे r का r और ये t का t, अभी आप mm² ले सकते हो, तो आपकी इच्छा है आपको लेना है वैसा तो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि स्मॉल n की जगह n अपॉन Na। ठीक है, एक्चुअली इसके बाद आपका काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए, अगर आपने केटीयूजी थोड़ा ध्यान से पढ़ा है ना, तो आपको ये इक्वेशन काम आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल n की जगह पे लिख लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, सो एवोगैड्रोस नंबर आ गया यहाँ पे, और आर और टी। आप लोगों ने केटीओजी चैप्टर में जब मैं डेरिवेशन कराता हूँ उसकी, तो मैंने आपको बताया था कि एक मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल मास ऑफ गैस हो जाता है कि नहीं, टोटल मास ऑफ गैस हो जाता है। तो पहले याद रखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, वो मैंने आपको पहले क्लियर नहीं किया इसलिए अभी बता देता हूँ। तो प्लीज याद रखिए, स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अभी हम पूरी गैस का मास बोले, तो पूरी गैस का मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास बिकम्स द गैस का मास, इसलिए स्मॉल m इनटू कैपिटल N बिकम्स कैपिटल M। सो अभी आपको यहाँ पे दो चीजें होने वाली है, स्मॉल m इनटू कैपिटल N बिकम्स कैपिटल M, नेक्स्ट R अपॉन Na becomes Avogadro number, sorry, R upon Na becomes Boltzmann's constant। so इसीलिए lambda is equal to h upon root of 3 times small m into capital N, come on, small n into capital N, come on, capital M बन गया, very nice। R upon Na, R upon Na, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट KB। KB इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट्स अ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तुम्हें गूगल मारो अभी मिल जाएगी, 3m/kBt, समझा कि नहीं, ये एक इक्वेशन बना है। अभी आपको नीड होगी ना, जैसे इक्वेशन में आपको कोई डिराइव करने तो नहीं बोलने वाला है नीट में, तो आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से इसको यूज कर लीजिएगा। आप चाहो ये यूज करो डेटा के हिसाब से, आप चाहो ये यूज करो, आप चाहो तो नई इक्वेशन बना लो कोई भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, समझा कि नहीं, आप जो चाहो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वहां पे, एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव इक्वेशन। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक नहीं बनाने का है। आई होप आप लोगों को समझा कि चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं थोड़ी बहुत वैल्यूज जो मुझे पता होती, जैसे लैम्बडा पता है, सॉरी लैम्बडा नहीं पता, वही तो निकालना होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन को अगर मैं हीट दे दूं तो उससे हम बोलेंगे थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन को हीट देने के बाद में वो थर्मल न्यूट्रॉन के पास के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा,
तो उसका मास, उसका 3, ये n, ये r, ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे h की वैल्यू, तो वापस एक और आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्टैंडर्ड आंसर्स का पूरा टेबल लाया हूं, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है। इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा ये वैल्यू, प्रोटॉन के लिए सीधा ये वैल्यू 0.286 अपॉन रूट ऑफ वी। आपको यहाँ पे वोल्टेज सब्स्टिट्यूट करना है, बस आंसर आ गया। 20 वोल्ट दिया इलेक्ट्रॉन को, तो कितना वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो आपको सब सब्स्टिट्यूट करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। आपको यहाँ पे 20 सब्स्टिट्यूट कर देना है, खत्म। यहाँ पे 20 सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आपको प्रोटॉन के लिए पूछ लिया जाए, आपको ड्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए, तो यहाँ पे वापस 20 सब्स्टिट्यूट कर दो। ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस के लिए भी आपको मैं देखो देखो मैंने शॉर्टकट बता दिया है। नोबडी हैज टू रिमेंबर एंटायर फॉर्मूला, बट आपको अगर याद रखना है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बनता है एक अल्फा पार्टिकल। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल, ओके। अगर आपको पूछा जाए न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए देखो ई के टर्म्स में है। क्यों? अगर सिर्फ न्यूट्रॉन है बेटा, तो मैं बताओ क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। एच का एच रहेगा, 2 का 2 रहेगा, m का m रहेगा, k की जगह e लिखूंगा ना। एनर्जी कितनी है न्यूट्रॉन के पास, बस वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2 का 2, m का m। आई होप आपको समझा। फिर थर्मल न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया, अगर हीट दिया हुआ न्यूट्रॉन है तो आप यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, जो कि मैंने आपको बताया, ये भी यूज कर सकते हो। तो इसमें थर्मल न्यूट्रॉन यानी कि उसके पास हीट होगा, तो T की वैल्यू हम टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना टेम्परेचर दिया तो अभी न्यूट्रॉन कितना एनर्जेटिक हो गया, तो आपको H की वैल्यू पता होती है, 3 की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू, R की वैल्यू, सब न्यूट्रॉन के लिए पता कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, जहां पे सिर्फ T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, और वो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन का वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल गया। समझ गए कि नहीं? सो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का शॉर्टकट का टेबल है। अभी आपको ये रट्टा मार लेना है, ये रट्टा मार लोगे आपका बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए मैंने आपके लिए एक और फॉर्मूला रखा है, रूट ऑफ 150 अपॉन वोल्टेज इन एमस्ट्रॉन्ग ओनली, बट 150 अपॉन वोल्टेज। कभी कभी इससे कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है। आई होप आपको समझा। सो मैंने पूरी कोशिश की बेटा कि आप लोगों को मैं डी ब्रोगली एकदम डिटेल में समझाऊं, हर एक तरीके से समझाऊं। कुछ बुक्स में इतना सारा नहीं दिया होता जो मैंने आपको बताया। ये टेबल आपको बहुत रेयरली कोई बुक में मिलेगा, हर बुक में नहीं होता। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊं, चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो, या न्यूट्रॉन जो अनचार्ज पार्टिकल है उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनाया। तो मैंने आपको ये भी समझाया कि आप ऐसे ऐसे बना सकते हो, के की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई। ये सारी के की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज है। आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये सब रख सकते हो, और ये के की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट जो इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, आप चाहे तो ये बना सकते हो इक्वेशन, या चाहो तो ये बना सकते हो इक्वेशन। कैसी इक्वेशन आपको चाहिए वो आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इन्फ्लुएंस होता है इस चैप्टर का, बस क्योंकि हमें हीट के साथ डील करना है। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। देखो ये न्यूमेरिकल्स लिए मैंने कुछ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस आर स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स डिराइव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला है एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात की है, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉन की बात की है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बोले ये फॉर्मूला तुम्हें क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। इससे इजी क्या हो सकता है ना, क्योंकि 25 वोल्ट से उसको हमने वोल्ट दिया है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 25 वोल्ट का, तो उसकी वेवलेंथ बता दो। सिंपल सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ले लो, लैम्बडा इज इक्वल टू, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 है ना, 25 इज अ नंबर जो 150 से इजीली डिविजिबल है, तो रूट ऑफ 150 अपॉन 25। समझा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के लिए है ना ये फॉर्मूला, ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये अप्लाई कर दिया। 125 अपॉन ये 150 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ आई थिंक 6 जैसा आंसर आएगा, 6 बनेगा, हाँ। तो रूट ऑफ 6 इन एंगस्ट्रॉम। अभी सॉल्यूशन का जो न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन जो हिस्सा है वो आप कर लो, मैं कैलकुलेशन यूजुअली अवॉइड करता हूँ, ठीक है। मेथड बताना मेरा काम है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो। समझ गया कि नहीं? तो ये कुछ आपका आंसर आएगा, रूट में 6, 25, हाँ 6 है। तो आई होप आपको समझा। दिस इज इजी क्वेश्चन, एक वार्म अप था। अभी दूसरा सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर 46 ग्राम ऑफ गोल्फ बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 30। मतलब आपको देखो यहाँ पे मास भी दिया है, क्वेश्चन ए, मास दिया है 46 ग्राम। 46 ग्राम को मैं जानबूझ के 46 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम में किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम जो होता है वो होता है 1000 ग्राम, यानी कि 10⁻³ ग्राम
बस उसी को यूज करके मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, देयर इज नथिंग नथिंग एल्स। ओके, फिर दूसरा क्या है बच्चा, एक सेकेंड इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप उसको मानो नहीं, ये कैलकुलेशन में नहीं हुआ, ठीक है। ओके, दूसरा है वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट में दी है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस मीटर पर सेकंड। ओके, अभी हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, सिंपल, इसमें पूछना ही क्या था भाई, सीधा फॉर्मूला लगाना। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये अनचार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि एक मास दिया वेलोसिटी दी, डायरेक्टली भी तो लगा सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, h की जगह h, m की जगह m, v की जगह v। मैं अभी नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद ही करके आंसर बता दीजिएगा। m की जगह m रख दीजिए, v की जगह v रख दीजिए, और h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता होनी चाहिए, गूगल मार लेना, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। फिर जो सेकेंड पार्ट है इसका, विच इज लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, एंड उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्टली दी दे तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद ही अज्यूम कर लेंगे। जब वेलोसिटी डायरेक्टली दी जाए ना, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले मत लो, वेलोसिटी आपको डायरेक्टली दे दी है। ये अगर आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला ले लेके इलेक्ट्रॉन के लिए बोला, तो देखो, अरे ये वोल्टेज है बेटा, ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है। ये वोल्टेज की बात करें ना, तभी ये फॉर्मूला, तभी ये शॉर्टकट। वेलोसिटी की बात करते हैं तब तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, बस ये वाला एम वी वाला, यहाँ पे सी की जगह वी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, समझा कि नहीं। सो ये हमें याद रखना है कि वोल्टेज नहीं है ना, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दी है कितनी है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो मैं बता दूं 1.9 इंटू 10⁻31 समथिंग लाइक दिस ही होता है। आप एक बार वेरीफाई करके सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वापस वही इक्वेशन लगानी है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन मास टाइम्स वेलोसिटी। सो बताइए मास कितना है, कम ऑन प्लीज टेल मी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एच की वैल्यू पता होती है, सब्स्टिट्यूट करो, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप आप सभी को समझा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बट एक मुझे आपका बैरियर तोड़ना था दिमाग का कि वेलोसिटी और वोल्टेज वाले में कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आप एक साथ करते हो तो हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है, नीट में पूरा सिलेबस एक साथ देने का हो सकता है कंफ्यूजन, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि बेसिक बेसिक मार्क्स हमारे ना कटे। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ओके, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। कंफ्यूजन हो सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे यहाँ पे बोला है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन को मैं जानबूझ के गामा ले लूंगा, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं पी ले लूंगा, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ई, दोनों की इक्वल है एनर्जी, अभी दोनों को ई बोल दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, दूसरा क्या बोला है, लैम्बडा वन is the de Broglie wavelength for proton, lambda 1 is de Broglie wavelength for proton, मैं यहाँ पे लिखता हूं, सॉरी, lambda 1 is for proton, ठीक है, एंड lambda 2 यहाँ पे बोला हुआ है कि lambda 2 is the de Broglie wavelength of photon, फोटोन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो वेवलेंथ होती है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही होती है प्रोटॉन, फोटोन के लिए, फोटोन के लिए सिर्फ वेवलेंथ बोलेगा ना फिर भी वो डी ब्रॉगली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फोटोन, ओके, सो लैम्बडा वन लैम्बडा टू, व्हाट इज लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, दोनों का रेशियो बोला है, तो लैम्बडा वन लैम्बडा टू निकालते तो है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता होना चाहिए, हम इसी से चैप्टर की शुरुआत किए थे। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एक्चुअली दिस एच सी बाय लैम्बडा, समझा। तो एच सी बाय लैम्बडा इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एच न्यू, ठीक है। तो ये याद रखिए, कभी भी फोटोन की बात करें ना तो फोटोन की एनर्जी के लिए वो फॉर्मूला लीजिएगा। अगर आप ये फॉर्मूला लेना चाहते हो एच अपॉन पी वाला, तो पी में एम इंटू सी लीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, अल्टीमेटली आप एक ही राइट कंक्लूजन पे पहुंचोगे, सो नो प्रॉब्लम। बट हम यहाँ पे एच सी बाय लैम्बडा लिखेंगे, और ये लैम्बडा जो फोटोन का है ना, गामा यानी कि फोटोन है ना, मैंने आपको समझाया कि ये जो गामा है यानी कि फोटोन, फोटोन को गामा पार्टिकल बोलते हैं, ये फोटोन का एनर्जी है, और यहाँ पे फोटोन का वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा 2 है, तो इधर लैम्बडा 2 लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा क्या है बेटा, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला, अभी आप यहाँ पे जो आपको इच्छा करे वो लिख सकते हो, बट हम सिंपल सा वो फॉर्मूला लिखते हैं कि एनर्जी
एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, हम लैम्बडा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू, प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या था, यानी कि किसी भी पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या था बताइए, h अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही हमारी एनर्जी होगी, क्योंकि वही एक एनर्जी हमारे पास है अभी के लिए। वी डू नॉट कंसिडर एनी अदर एनर्जी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो क्या हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स मास टाइम्स एनर्जी, बराबर है एनर्जी और वेवलेंथ, इन दोनों को रिप्लेस कर, एक दोनों को एक्सचेंज कर दो, एनर्जी ऊपर जाएगी, लैम्बडा नीचे आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट इधर लेके आते हैं इसको। तो E इक्वल्स टू व्हाट बेटा, E इक्वल्स टू बिकम्स एच स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास टाइम्स लैम्बडा का स्क्वायर। आई होप आपको समझा। बट दिस इज अबाउट प्रोटॉन, राइट, तो लैम्बडा 1 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि प्रोटॉन के लिए है। तो प्रोटॉन के लिए हमने ऐसा लिखा। आई होप आपको समझा। अभी मैं यहाँ पे ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन तो मैंने लिख लिया, फोटोन की एनर्जी। अभी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यही है ना बेटा, तो ये एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी है बेटा, तो वो है एच स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास टाइम्स लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन विच इज लैम्बडा 1। यहाँ पे लिखा है लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो लैम्बडा 1 का स्क्वायर, समझा, लैम्बडा 1 का स्क्वायर। मैंने बस यही वैल्यू यहाँ पे रखी है, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो इसको थोड़ा हम साइड में रखते हैं। नाउ यू नो कि क्वेश्चन में बोला है दोनों की एनर्जी इक्वल है, यही इक्वेशन से तो चालू हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा। जब दोनों की एनर्जी इक्वल है तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को जैसे ही आप इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल होगी ना आपस में। ओके, तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास टाइम्स लैम्बडा 1 का स्क्वायर। ओके गाइस, सो आपको यहाँ पे स्क्वायर है लैम्बडा 1 के अंदर। अभी इसको हमें स्क्वायर रूट चाहिए था, ओ सॉरी, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक काम करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे जगह भी ज्यादा जाएगी, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके देता हूँ। ठीक है, तो ये काम करो, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करो। ये लेमड़ा किसका, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, फोटोन की एनर्जी को उधर जाने दो। मुझे वहां पे स्क्वायर आ गया था इसलिए मैं उसको वापस से कर रहा हूँ बच्चा, सो डोंट वरी। सो लैम्बडा 2 की इक्वेशन क्या आएगी बेटा बताओ, एच सी अपॉन ई गामा, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज ई। हर किसी की एनर्जी ई ही है, फोटोन हो प्रोटोन हो, तो मैं ई लिखूंगा। अभी ये जो है लैम्बडा का फॉर्मूला वो किसका है, प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का फॉर्मूला मैंने लैम्बडा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स एनर्जी लिखा। अभी मेरे पास सिंपल हो गया बच्चों, ये सिंप्लिसिटी में मुझे आ गया, उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लैम्बडा 1 की वैल्यू ये रही, लैम्बडा 2 की वैल्यू ये रही। आपको चाहिए लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ये रहा आपको जो चाहिए वो। सो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 कर दीजिए, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, सो इक्वल टू के न्यूमरेटर में आएगा लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 की वैल्यू है h अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स एनर्जी, और नीचे आएगा लैम्बडा 2, नीचे है लैम्बडा 2, लैम्बडा 2 की जगह आएगा एच सी अपॉन ई। ठीक है, सो अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो वैसे आप समझे तो क्या हो गया, यहाँ पे एच एच गेट्स कैंसल, ये ई जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ई अपॉन क्या हो गया बेटा, रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स एनर्जी। नीचे रूट ई है और ऊपर ई, ऊपर वाले ई को रूट ई इंटू रूट ई लिखू तो कैंसल आउट हो जाएगा, एक रूट ई एक रूट ई कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बचा क्या बेटा, रूट में ई अपॉन 2m, समझा। तो अभी हो गया प्रोटॉन अपॉन फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो इज ई अपॉन 2m रूट में। समझ में आ कि नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा, बट हाँ अगर मैं वैसे करना चाहता तो भी हो जाता, क्योंकि स्क्वायर है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, एक ही पेज में नहीं होता। सो मैंने वापस क्या कर लिया, एंड मोमेंट पे रिवर्स लेके वापस पहले पे आ गया। मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से समझाता था, फिर हम अगले सवाल पे जाते हैं। सवाल में बोला हुआ है
सवाल में बोला हुआ कि प्रोटॉन फोटोन की एनर्जी और प्रोटॉन की एनर्जी इक्वल है। तो प्रोटॉन का वेवलेंथ है λ1, फोटोन का वेवलेंथ है λ2। तो मैंने सबसे पहले फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है, उसको रीअरेंज करके मैंने λ2 के लिए वैल्यू लिख ली। λ2 क्यों लिखा, क्योंकि λ2 इज फॉर फोटोन और फोटोन की एनर्जी है, इसलिए उसका वेवलेंथ, फोटोन का वेवलेंथ विच इज λ2। तो फोटोन का वेवलेंथ एच सी बाई लैम्बडा, एच सी बाई ई। एंड प्रोटॉन के लिए हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने ई लिखा, क्योंकि हमारे पास एक ही एनर्जी होती है विच इज काइनेटिक एनर्जी, एंड वी हैव नॉट सब्स्टिट्यूटेड एनी वैल्यू लाइक ई वी क्यू वी, ऐसा नहीं रखा है प्रोटॉन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ई के टर्म्स में चाहिए। देखो यहाँ पे सब ई के टर्म्स में आती है। तो λ1 क्या हो गया प्रोटॉन का, प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ को λ1 लेने बोला है, तो λ1 इज इक्वल टू अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास टाइम्स एनर्जी। अभी λ1 अपॉन λ2 कर दिया, सिंप्लिसिटी में उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपको थोड़ा सा सॉल्विंग करोगे तो रूट ऑफ ई अपॉन 2m आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। आई होप आप सभी को समझा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज योर अल्फा पार्टिकल। ये ए पार्टिकल नहीं है, दिस इज बेटा अल्फा पार्टिकल, एंड अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात करी है, ठीक है। देयर आर टू पार्टिकल्स, फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल एंड देन देयर इज प्रोटॉन। ओके, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। दोनों को 100 वोल्ट दिया है, इसलिए वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम ही है। लैम्बडा अल्फा एंड लैम्बडा पी अभी सिंपल है, क्योंकि दोनों में उसके रिस्पेक्टिव नाम लिखे हैं, लैम्बडा अल्फा एंड लैम्बडा पी। सो लैम्बडा अल्फा, लैम्बडा पी। ओके, अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास अगर मैं देखो, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो रेशियो चाहिए, रेशियो में ना कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैं प्रोटॉन का मास अगर m लेता हूं, सॉरी, अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये बता दो चलो, और प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन में सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा जिसका मास m होगा। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। तो टोटल क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। न्यूट्रॉन इज क्वाइट हैवियर, बट आप मान सकते हो दोनों इक्वल है। तो मास कितना हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कम ऑन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन को मैंने m ले लिया। सो प्रोटॉन का मास भी m है और अल्फा पार्टिकल का मास इज 4 है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बताइए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E। तो अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो दो प्रोटॉन, इसलिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाउ मच बेटा, 2 टाइम्स E ना, क्योंकि दो प्रोटॉन उसके पास, इधर एक प्रोटॉन का चार्ज E था, उधर दो प्रोटॉन का चार्ज 2E। आई होप सभी को समझा ना। अल्फा पार्टिकल के लिए और प्रोटॉन के लिए आपको इक्वेशन लानी है जिसमें आपको मास और चार्ज दोनों दिया जाए और वोल्टेज भी दिया जाए। तो H अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वोल्टेज। इधर प्रोटॉन के लिए भी फॉर्मूला आएगा H अपॉन root of 2 times mass of proton, charge of proton which is E, and voltage का voltage। अभी ये मेरे पास में दो इक्वेशन है, लैम्बडा अल्फा और लैम्बडा पी की। मुझे चाहिए लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी, मैं जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी। सो लैम्बडा अल्फा की जगह लैम्बडा अल्फा की वैल्यू, लैम्बडा अल्फा ये रहा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आएगा, H अपॉन क्या आएगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स, मैं थोड़ी छोटी मार्कर से लिखता हूँ, क्या आएगा बेटा बताओ, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4m। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e, तो यहां पे लिखा 2e, ठीक है। और वोल्टेज का वोल्टेज है ना, अब ये वोल्टेज का वोल्टेज, समझे। सो ये मैंने पूरा लिख लिया, आप एक बार देख सकते हैं। 2 mass of alpha particle 4 times mass of proton, charge of alpha particle 2 times mass of 2 times electron, and v समझे कि नहीं। दिस इज हाउ आई एम राइटिंग कंप्लीट इक्वेशन। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर, समझे कि नहीं, ये वाला डिनोमिनेटर जो है वैसा ये डिनोमिनेटर है, इसलिए मैं उसको सेम कलर से लिखा। अभी अंडर रूट ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये फॉर्मूला आएगा ना लैम्बडा पी का। तो लैम्बडा पी का फॉर्मूला क्या है, H अपॉन अंडर रूट ऑफ, बताइए, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट m, क्योंकि मैंने उसको m लिया हुआ है यहाँ पे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट E, और वोल्टेज का वोल्टेज। चलो अभी कैंसिल आउट करो, जो जो चीजें कैंसिल आउट होती है जल्दी से कैंसिल आउट। क्या क्या होगा, H गेट्स कैंसल, 2 गेट कैंसल, V गेट्स कैंसल।
ई गेट्स कैंसिल, एम गेट्स कैंसिल, बचे तो सिर्फ नंबर ही है। तो अभी नंबर्स को सिंप्लीफाई करके लाए ये आंसर। सो लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये देखो ये जो है ना डिनोमिनेटर में देखो कुछ नहीं बचा एक्चुअली में, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। न्यूमरेटर में क्या बचा है, तो बचा है 1 अपॉन रूट ऑफ 4 into 2, √8 बचा है, देखा कि नहीं, ये 4 बचा है और ये 2 बचा है, खत्म, √8 बचा है। सो लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा प्रोटॉन इज 1/√8, या तो ऐसा लिख सकता हूं कि 8⁻⁻1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वट एवर वे यू लाइक आप लिख लीजिए, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको सवाल में क्या पूछा है, जेई 10 का सवाल है, जेई 2010 का। सो अच्छा सवाल है वैसे। आपको बोला है कि इसकी नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ऐसे अभी क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई में जहां पे आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होता है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक उसके नजदीक के इंटीजर के ऊपर वैल्यू लिखनी है। तो 1/√8, √8 ना √9 के नजदीक है ना, √8 √9 के नजदीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आंसर कुछ जो है ना बेटा, लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी का 1/√8, 1/√8 इज नियर टू √9, मतलब √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 के आसपास है ये, 1/3 के आसपास लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी। आई होप आपको समझा बच्चा ये किस तरह से मैंने किया। ठीक है, सो कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस तरह से आपको जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं मुझे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज CEO_तुषार पटेल, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड आप एक और इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, विच इज tushar_patel.educrafters, tushar_patel.educrafters। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझा, और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा उसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। help me to get more of the NEET students on this channel so that I can make more of the videos for NEET, and ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं ये वीडियो पहुंचा पाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स ये वीडियो देख के सीख पाए। मेरा इंटेंशन ये था कि एक ही सेशन में पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट विद इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग में घुसा दूँ। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल के ऊपर आते रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नीट के लिए सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियोस बना के डालते रहूँगा। ठीक है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के वहाँ पे मुझे टैग करिए और बताइए। तो आई होप कि आप लोग ये करेंगे। लव यू ऑल, बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। मैं अभी अगला जो टॉपिक बनाऊंगा दैट वुड बी आल्सो ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मैं पहले पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, जिसकी वजह से आपको एक मार्क्स का जो अमाउंट ऑफ मार्क्स है, एक बंच ऑफ मार्क्स, वो आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है जिसमें आप चाह के भी उसको दूर नहीं रख सकते अपने आप। अगर आपको अभी तक मॉडर्न फिजिक्स से डर लग रहा है ना बेटा, सो ये आपको जो मॉडर्न फिजिक्स का इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो का सीरीज आएगा उसमें आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, पूरा मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पे लाने वाला हूँ, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, देन विल गो फॉर एवरी टॉपिक ऑफ योर नीट। ओके, चलिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।